हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियों जरूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। ये घटना कई साल पहले घटी थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक गांव जैसी जगह घूमने के लिए गया हुआ था। मेरा नाम संतोष है और मेरे दो दोस्तों का नाम प्रदीप और गणेश था। हम तीनों एक गांव जैसी जगह पर घूमने के लिए गए हुए थे। गांव जैसी जगह का मतलब वो जगह ऐसी थी जहां पहले श्मशान घाट हुआ करता था, फिर उसे श्मशान घाट के ऊपर कुछ लोगों ने अपने रहने के लिए घर बना लिया था और उन लोगों को ये मालूम था किस जगह पर श्मशान घाट हुआ करता था, फिर भी वो लोग वहीं पर रहते थे। एक रात उन सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से लेके आज तक वो गांव जैसी जगह, या यूं कहिए कि श्मशान घाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस गांव जैसी जगह पर कोई नहीं जाता। ये सब बातें प्रदीप ने हमें कुछ दिन पहले ही बताई थी, तभी हमने सोच लिया था कि उस जगह पर जाकर ही रहेंगे। हालांकि प्रदीप ने हमें उस डरावनी जगह पर जाने के लिए पहले तो मना किया था, लेकिन हम दोनों की जिद के आगे प्रदीप मान गया और फिर हम तीनों उस डरावनी जगह के लिए निकल पड़े। वो जगह लगभग हमारे घर से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम अपनी अपनी सवारी लेकर निकल पड़े। हमें उस जगह पर पहुंचने में रात हो गई थी और उस जगह को देखकर एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। उस जगह को देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी प्रदीप ने कहा, चलो यार घर वापस चलते हैं। तो गणेश ने हंसते हुए कहा, क्या यार प्रदीप, तू इतना क्यों डर रहा है, हम हैं ना तेरे साथ। अभी हमें इस जगह पर आए थोड़ा ही तो समय हुआ था कि गणेश बोलता है, यार अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। प्रदीप बोलने लगा, क्या यार गणेश, तुझे भी इसी जगह पर टॉयलेट जाना है, अभी थोड़ा कंट्रोल कर ले। हम यहाँ से कुछ आगे चले जाएंगे, फिर चले जाना। रास्ते में कोई ढाबा वगैरह दिखेगा तो वहाँ पर तू कर लेना। वैसे भी इस जगह पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। लेकिन गणेश ने प्रदीप की नहीं सुनी और उसी जगह पर एक झोपड़ी जैसी टूटी फूटी कुछ बना हुआ था, उसके अंदर वो चला गया और हम अपनी सवारी के पास खड़े थे। गणेश का इंतजार करने लगे। गणेश को गए हुए 20 से 25 मिनट हो गए थे। फिर मैंने प्रदीप को बोला, चल प्रदीप, चल के देखते हैं गणेश अंदर ठीक है या नहीं। फिर हम उस झोपड़ी के पास चले गए और बाहर से आवाज लगाने लगे, गणेश तू है न अंदर। लेकिन गणेश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने वो झोपड़ी का दरवाजा खोला तो हमने देखा कि गणेश तो अंदर था ही नहीं, सिर्फ गणेश का एक सामान पड़ा हुआ था। हम दोनों हैरान हो गए कि आखिर गणेश गया तो गया कहाँ। कुछ देर पहले तो वो इसी झोपड़ी में आया था और अब अचानक से कहाँ चला गया। हमने गणेश को इधर उधर आवाज लगाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी किसी के चलने की आवाज आई और वो चलने की आवाज उसी झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। हम यही देख रहे थे कि झोपड़ी में तो कोई नहीं है, तो ये चलने की आवाज कैसे आ सकती है। और उसी समय पास में ही एक और छोटी सी कुछ झोपड़ी थी। मैं अचानक से उस पर जब देखा तो पाया कि उस पर आग लग गई थी और वो चलने की आवाज अब और भी ज्यादा जोर से आने लगी। ये सब देखकर मैं और प्रदीप काफी ज्यादा डर चुके थे। प्रदीप ने कहा, देखा मैंने इसलिए यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे और अब गणेश का भी पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। प्रदीप ने कहा, चल संतोष,
यहाँ से चलते हैं, कल सुबह कर गणेश को ढूंढेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, गणेश को साथ में लेके ही जाएंगे। मैंने फिर कहा प्रदीप से तुझे डर लग रहा है तो तू चले जा। फिर मैं हिम्मत करके गणेश को आवाज लगाते हुए और आगे जाने लगा और प्रदीप भी मेरे साथ गणेश को ढूंढने के लिए आ गया। अभी थोड़ी ही दूरी पर हम गए हुए थे कि तभी गणेश की आवाज आई। हम हर जगह देखने लगे लेकिन गणेश हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और गणेश की आवाज मानो हर तरफ से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज गूंज रही है। हम गणेश की आवाज सुन के हैरान हो रहे थे कि गणेश आवाज तो हर तरफ से आ रही है, लेकिन है कहाँ। तभी प्रदीप बोलने लगा, वो देख वो रहा। गणेश और प्रदीप सीधा गणेश की तरफ भागने लगा। मैंने प्रदीप को आवाज लगाई और कहा, ओए प्रदीप रुक जा, वहां पर कोई नहीं है। तभी प्रदीप एकदम से रुक गया और गणेश की आवाज भी आना मानो बंद हो गई। प्रदीप मेरी तरफ देखने लगा कि तभी अचानक से प्रदीप के शरीर में आग लग गई और प्रदीप को कोई जमीन के अंदर खींचने लगा। प्रदीप जलता हुआ एक झटके में उस जमीन के अंदर चला गया। यह देखकर मैं फौरन अपनी सवारी की तरफ भागा। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और उसे ही जमीन के अंदर खींचने लगा। उस समय मैं यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है जो मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है कि तभी ही गणेश आवाज लगाता हुआ मेरे पास आया और मुझे बाहर खींचने लगा और जैसे तैसे गणेश ने मुझे उस जमीन से बाहर निकाल लिया। फिर गणेश मुझसे कहने लगा, चल यहाँ से जल्दी चल वरना आज हमारी मौत पक्की है। हम दोनों भी वहां से जान बचाकर भागने लगे। फिर हम दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। मैंने गणेश से पूछा कि तू तो उस झोपड़ी में जब टॉयलेट करने गया था तो काफी देर हो गई, तू वापस नहीं आया, इसीलिए हम तुझे उस झोपड़ी में देखने के लिए गए। तो गणेश ने बोला, अरे संतोष, तू पागल हो गया क्या? मैं उस समय कहीं नहीं गया था, मैं तो वहीं था। अचानक तुम दोनों गायब हो गए थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि तुम लोग ऐसे कैसे गायब हो गए। तुम दोनों को गायब होता हुआ देखकर मैं चिल्लाने लगा, लेकिन तुम लोग कहीं नहीं मिले। अगले दिन जब सुबह हुई तब मैं और गणेश प्रदीप को ढूंढने के लिए वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मैंने गणेश को सारी बात बताई कि मैंने प्रदीप के साथ ऐसा होते हुए देखा। वो मेरी ये बात सुनकर और ज्यादा घबरा गया। हम लोगों ने वहां पर थोड़ी दूरी पर पूछताछ की तो ये पता चला कि यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जाता। जो आत्माएं आज इस जगह को घेर कर रखी हुई है वो किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस लौटने नहीं देती। तुम सभी लोग खुशनसीब हो कि तुम दोनों यहाँ से जिंदा लौटकर चले गए। फिर हमने उन लोगों से प्रदीप के बारे में पूछा, तब वो लोगों ने हमारी मदद की और हमारे साथ उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर मैंने प्रदीप को आग से जलता हुआ जमीन के अंदर ढंसते हुए देखा था। काफी गहरा खड्डा खोदने के बाद लगभग 6 से 8 फीट जब हम लोगों ने खोदा तब प्रदीप की जली हुई बॉडी हमें अंदर से मिली। वो देखने के बाद मैं और गणेश हम दोनों फूट फूट कर रहे और उस दिन हम लोगों ने अपना एक अच्छा दोस्त हमेशा के लिए खो दिए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नारायण जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नारायण है और आज मेरी उम्र 32 साल की है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 10 साल की थी। उस समय मेरी मम्मी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी। इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि जो मेरी मम्मी को एलर्जी हुई है उसकी वजह से इन्हें कहीं शांत जगह पर रहना चाहिए जहां पर नेचर की खूबसूरती को वो देख सके और महसूस कर सकें। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो कहीं फार्म हाउस खरीद पाते या दूसरा घर ले पाते।
इसीलिए उन्होंने अपना खुद का घर बेच दिया और शहर से थोड़ी दूरी पर, जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था, वहां पर एक बहुत अच्छा सा विला खरीदा। हम सभी लोग वहां जाने के लिए तो खुश थे, लेकिन वहां जाने के बाद लगभग 2 ही दिन में हम बोर हो चुके थे, क्योंकि आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो जिस जगह पर पहले हम लोग रहते थे वहां पर मेरे काफी फ्रेंड्स थे, यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं। पूरा दिन घर में मैं अकेले बोर हो जाता था। समझ नहीं आता था कि अकेले करूँ तो क्या करूँ। शुरू का 1 हफ्ता या 10 दिन मानो काफी अच्छा बीता मेरी मम्मी का, लेकिन उसके बाद से मम्मी मेरे पापा को बोलने लगी कि यहाँ आने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसा हर समय कोई मेरे साथ है या कोई मुझ पर नजर रखा हुआ है। क्या पता वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या मेरे साथ कुछ करना चाहता है। मेरे पापा ने जब मम्मी की ये बात सुनी तो वो हंसते हुए कहने लगे कि पहले हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते थे, अब एकदम से अलग होकर रह रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों उस समय मेरी मम्मी ये बातों को मान ही नहीं रही थी। मम्मी को बस एक ही बात का डर था, वो ये था कि जब मैं स्कूल चला जाता हूँ और पापा ऑफिस चले जाते हैं, जब वो घर में अकेले रहते हैं, तो उन्हें यही डर था कि कोई मुझ पर हमला ना कर दे, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं था। पापा ने मम्मी को कई बार समझाया कि जब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम लोग इस घर को बेचकर फिर से उसी जगह पर चले जाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी काफी ज्यादा डरी हुई रहती थी। मुझे अच्छे से याद है कि एक शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास जब मैं अपने घर पहुंचा स्कूल से, तो मैंने देखा कि मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत रो रही थी और उनका शरीर एकदम से लाल हुआ पड़ा था, जैसा मानो स्किन की एलर्जी हो गई हो। मैंने मेरी मम्मी से पूछा, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बैठे हो? मम्मी ऐसा लग रहा था कि अपनी सुध-बुध खो चुकी है, उन्हें बात करने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे कई बार पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। इतना सुनना था कि मैं भी रोने लगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने मम्मी से कहा कि आप क्या चाहती हो? मम्मी कहने लगी कि हम फिर से इस घर को बेचकर हमारे दूसरे घर पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अजीब सी घुटन होती है। हर बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं मम्मी को समझाने लगा, लेकिन क्या करता? मेरी एज भी छोटी थी और मुझे तो बराबर से समझाने भी नहीं आ रहा था। मैं इंतजार करने लगा कि पापा जब ऑफिस जाएंगे तो आज मैं भी पापा से जिद करूंगा। 7:30 बजे के आसपास मेरे पापा ऑफिस से आए। मैं मेरे पापा को जिद करने लगा कि पापा हम यहाँ से निकल जाते हैं। मम्मी अकेले हो जाती है, आसपास कोई नहीं है। अगर ऐसे में मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो इन्हें तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। मेरे पापा ने ये सारी बात सुनी, फिर कहने लगे कि ठीक है, अब हम जल्दी ही इस घर को छोड़ देंगे। पता नहीं पापा सच में उस घर को बेचने के लिए किसी से बात कर रहे थे या नहीं, ये तो पापा ही जानते हैं। लेकिन ऐसे ही करते करते 1015 दिन बीत चुके। एक दिन पापा एकदम थके हुए ऑफिस से घर आए तो मैंने पापा से पूछा कि पापा अब कभी हमें यहाँ से जाना है। पापा कहने लगे कि अब शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? तब पापा ने बताया कि इस घर के पीछे एक बहुत रहस्यमय घटना है। मैंने कहा क्या है वो? तब उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तुझे बताने लायक नहीं हैं। जा अंदर जाकर सो जा। फिर वो मम्मी से कुछ बात करने लगे।
उस दिन के बाद से मैं दोनों को, मेरी मम्मी को और पापा को, बहुत ज्यादा टेंशन में देखता था। लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन बीते होंगे कि एक रात में मेरी आंख खुली 1 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी हॉल में लेटी हुई थी, ना ही बेड पर, ना ही सोफे पर, बल्कि जमीन पर, और मेरे पापा उनके पैर को पकड़ के पैर दबा रहे थे। मैं यह देखकर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं पापा से आकर पूछा कि क्या हुआ है। मम्मी को, पापा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। मम्मी को देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा था कि मम्मी जिंदा है या मर चुके हैं। तभी पापा को मैंने कहा कि पापा, मम्मी ठीक तो है ना? वो कहने लगे कि हाँ ठीक है। इसके बाद में लगभग सुबह तक मेरे पापा वैसे ही बैठे रहे और मैं तो जाकर सो गया था, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा कि तू जाकर सो जा, बाहर मत रो। जब सुबह हुई तो पता चला कि घर में एक बाबा आए हुए थे। हमारे वह घर में घुसते साथ एक ही बात कहने लगे कि यह घर बहुत ज्यादा मनहूस है, यहाँ पर आत्मा नहीं बल्कि आत्माएं रहती हैं। जितना जल्दी हो जाए इस घर को यहाँ से छोड़कर तुम लोग चले जाओ। ये बाबा की सारी बातें खुद मैं भी सुन पा रहा था। पापा उस बाबा से कहने लगे कि अब इस घर को कोई खरीद ही नहीं रहा है। हमने लाख कोशिश की इस घर को बेचने की, तब बाबा ने कुछ वहां पर धागे वगैरह बांधे और पता नहीं क्या तंत्र मंत्र पड़ा। कहने लगे कि इस घर पर मैंने बंदिश कर दी है, अब घर के अंदर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाबा शायद खुद भी नहीं जानते थे कि वो आत्माएं कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। जब उसी रात में हम सोए, तब मैंने किचन में से बर्तनों के टूटने की और गिरने की आवाजें सुनी। यही नहीं, जब मैं बाहर हॉल में आया तब मैंने देखा कि घर की दीवार के अंदर बड़े बड़े किले ठुके हुए थे और जिस दीवार में वो किले ठुके हुए थे उस दीवार में से खून गिर रहा था। उसके बाद जब मैंने सीलिंग पर अपनी नजरें दौड़ाई तो मेरी सीलिंग यानी कि घर की छत जो कि सफेद रंग की थी वह बिल्कुल काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। इसके अलावा सबसे अजीब बात और चौंका देने वाली बात यह थी कि मेरे पापा घर में नहीं थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि पापा कहाँ चले गए। मैंने जब अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी मानो बेहोश पड़े हुए थे अपने बेड पर, लेकिन पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं घर में चिल्लाने लगा, पापा आप कहाँ हो? पापा का कोई अता पता नहीं था। घर के बाहर निकलने के लिए तो मुझे भी डर लग रहा था। मैं इसलिए घर के बाहर नहीं निकला, लेकिन घर में ढूंढने की बहुत कोशिश की। कुछ ही समय में मुझे पापा दिखाई दिए जो कि घर के बाहर खड़े हुए थे और मुझे हाथ से इशारा करते हुए बाहर आने के लिए कह रहे थे। मैं यह देखकर दौड़कर पापा के पास जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरा मन इन सब चीजों को मना कर रहा था। मैं वो रात कैसे निकाला हूँ यह मैं जानता हूँ। उसके अगले ही कुछ मिनटों में मेरी मम्मी जो कि अपने कमरे में थी वो बाहर हॉल में आई। रोते हुए उन्होंने मुझे उठाया और अपने बेडरूम में ले जाकर चुपचाप लिटा दिया। अपने बाजू में सुबह होने के बाद हम लोगों ने देखा कि मेरे पापा बुरी तरह से जख्मी हमारे ही घर के आंगन में पड़े हुए थे। फिर पापा का इलाज लगभग 2 महीने तक हुआ। उस घर में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस दिन पापा की ऐसी हालत हमने देखा था, हम लोग उसी दिन उस घर को छोड़कर अपनी नानी के घर पर चले गए थे। फिर वो घर का पापा ने क्या किया, उसे बेच दिया या उसे आंधी कीमत में बेचा, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी नारायण जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राकेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है।
मैं 2016 में सूरत में डायमंड कंपनी में काम करता था। वो 4 माले की एक बिल्डिंग थी जिसमें 4 माला हमेशा बंद रहता था। तीसरे माले पर मेरे रहने की सुविधा थी और पहले दूसरे माले पर हमारा काम शुरू रहता था। मेरी सिर्फ नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मुझे वहां लगे 2 ही दिन हुए थे। जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके दोपहर के समय सोने के लिए अपने रूम में चला गया, वहां हमेशा से एक खटिया रखी होती थी। मैंने वहीं खटिया लगाकर चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद लग गई। तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उठाया और बोला कि जा नीचे जाकर सो। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर उसके थोड़ी देर बाद किसी ने मुझे जोर से एक लाफा मारा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे बाजू में खड़ी थी। मैं तुरंत नीचे उतर गया, वहां काम शुरू था। तब प्रफुल्ल भाई ने मुझे बोला कि मासी ने मारा क्या। प्रफुल्ल उसी कंपनी में कई सालों से काम करता आ रहा था और मैं उस समय तो नया था नॉइस। तब मुझे उस कंपनी के बारे में उतना मालूम भी नहीं था, क्योंकि मैं नागपुर का रहने वाला हूं और मुझे गुजराती भी नहीं आती थी। मेरे जीजाजी के कहने पर मैं सूरज जोक करने गया था। जब प्रफुल्ल भाई ने ऐसा कहा तब मैं उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने बोला कि अकेले मत सोने जाना ऊपर। मैंने कहा और कौन है मेरे साथ? मेरे रूममेट भी मुझे कोई दिखाई नहीं देते हैं। तब उन्होंने बोला कि एक लड़का है, लेकिन वो छुट्टी पर गया है। उसके बाद मैं वो बातें भूल गया और वहां मुझे 1 महीना हो गया। तब वहां काम करने वालों ने मुझे ऐसे ही खाना खाते समय पूछ लिया कि तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? तो उन्होंने बोला तुझे इस जगह के बारे में शायद कुछ पता नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं पता, और अब मुझे तो सच में वैसे भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने बताया बिल्डिंग में 5 लोग मर चुके हैं। उनमें से 2 लोगों का तो मर्डर हो चुका था। मुझे लगा ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही अकेला वहां तीसरे माले पर सोने के लिए अकेला जाता था। एक दिन मैंने ऐसे ही रूम की सफाई की और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया। मन ही मन सोचने लगा कि क्या इनकी बातें सच है या फिर ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। उसके बाद मैंने मजाक में ही बोल दिया, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो अपनी मौजूदगी का एहसास करा। मुझे ये सब झूठ है कि यहाँ मेरे सिवा कोई और भी होगा। या मैं मन ही मन बोलने लगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी जो मैंने ऐसा कहा। उसके तुरंत बाद मुझे ऐसा लगा कोई मेरे बाजू में लेट गया। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और उस ठंडी के मौसम में भी मुझे पसीने छूटने लगे। मैंने बाजू में देखा तो कोई नहीं था, पर ऐसा लगा कि किसी का शरीर मुझसे लगकर सोया हुआ है। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे नीचे से किसी ने आवाज दी तो मैं उठ गया। देखा तो प्रफुल्ल भाई मुझे खाना खाने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके पूछने के बाद मैंने कुछ नहीं हुआ बोलकर बात को वहीं खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से मेरी नींद मानो एकदम से हराम हो गई थी। जब भी मैं सोता तो मुझे एक ही सपना आता था, जिसमें मुझे एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती और मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे जो मुझसे कहते थे कि कितनी सुंदर लड़की है, इसे अपना दोस्त बनाकर दिखा। और मैं उस लड़की को अपना दोस्त बनाने चला गया और उससे पूछा कि क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो वो मुझसे कहने लगी, सोच लो अगर दोस्त बनोगे तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना। और मैं उसे हाँ बोलकर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे दोस्त इधर उधर भागने लगे। मैं जब उनसे ये पूछने के लिए उनके पीछे भागा कि क्या हुआ, तो वो मुझे पीछे देखने के लिए कहने लगे। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वही खूबसूरत लड़की एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसका एक पैर कटा हुआ था। मुंह से बहुत सारा खून गिर रहा था
उसकी एक आंख उसके चेहरे से बाहर निकल कर लटक रही थी। ये देखने की बात तो मानो मैं एकदम से जम सा गया था, लेकिन तभी ही वो लड़की एक भयानक सी आवाज में बोलने लगी, मैंने तुझे पहले ही बोला था, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, अब तू भी मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये एक ही सपना मुझे रोजाना दिखने लगा और मैं नींद से अचानक उठ जाता था। एक दिन मैं ऐसे ही नींद से उठा और फ्रेश होकर नीचे गया। तब प्रफुल्ल भाई ने मुझे देखा और बोला कि राकेश, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों? उन्होंने बोला कि तू एकदम सफेद होता जा रहा है, जैसे तुझमें खून की कमी पड़ गई हो। मैंने तब तक नोटिस ही नहीं किया था। उन्होंने बोला, तो हॉस्पिटल जाकर दिखा दे, एक बार शायद तुझे पीलिया हो गया है। मैं उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पीलिया तो नहीं हुआ, लेकिन खून की कमी है। एक बार अब ब्लड रिपोर्ट निकलवा लो। मैंने जब ब्लड रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें मेरा ब्लड सिर्फ 8 पॉइंट ही था। नॉर्मली 10 से 12 पॉइंट होता है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने मुझे हीमोग्लोबिन की टैबलेट दी और 3 दिन बाद रिपोर्ट फिर से निकलवाने के लिए बोला। जब मैंने 3 दिन के बाद रिपोर्ट निकाली तब उसमें अब 1 पॉइंट और कम हो चुका था, यानी कि मेरे शरीर में सिर्फ 7 पॉइंट खून दिखा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपनी दीदी और जीजा जी को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उस समय अच्छी बात ये थी कि मेरे दीदी और जीजा जी सूरत में ही रहते थे। जब मेरे जीजाजी मेरे पास बैठे थे तब उन्होंने पूछा, इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? तब मैंने उन्हें बोला कि मुझे नहीं मालूम। दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब होते जा रही थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। तभी दीदी ने मेरी मम्मी से बात की और सारी बातें बता दी। मेरी मम्मी यहीं नागपुर में एक आंटी के पास गई और उन्हें ये सारी बातें बताई। वो आंटी में बचपन से ही माता आती थी और उन्होंने मेरी मम्मी की बात सुनकर तुरंत बैठक ली और मम्मी से कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारे लड़के को बुला लो, नहीं तो वो बचने वाला नहीं है। उसके पास बहुत कम समय बचा है। मेरी मम्मी ने तुरंत दीदी को कॉल किया और सारी बात बता दी। मेरे जीजाजी ने डॉक्टर से कहा कि हम इसे लेकर जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इनकी हालत बहुत खराब है, पर जीजाजी के जिद करने की वजह से डॉक्टर ने कहा आप अपनी जवाबदारी पर इसे ले जा सकते हो। उसके बाद मेरे जीजाजी तुरंत ट्रेन की टिकट निकालने चले गए और उसके दूसरे ही दिन मुझे नागपुर वापस भेज दिया गया, जिसके बाद मुझे उस आंटी के घर ले जाया गया। मुझे उस समय इतना भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब उस आंटी ने बैठक ली तो उन्होंने उस आत्मा को बुलाया और पूछा कि तू क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी है। तब वो आत्मा मेरे अंदर ही थी। उसने बोला कि इसने खुद मुझे चुना है, मैंने इसे नहीं चुना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये मुझे जानना चाहता था, इसने ही मुझे बुलाया था और अब मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी और अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तब उस आंटी ने कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकती है। वो आत्मा हंसने लगी और बोली कि तू लगा ले जितना जोर तेरे में है, क्योंकि अब मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लगी। तब उस आंटी ने कुछ पानी पड़कर मेरे मुंह पर मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे काला धागा बांध दिया और बोली कि इसे पूर्णिमा तक नहीं खोलना। मेरी मम्मी से कहा कि यह काला मुर्गा मुझे पूर्णिमा के दिन लाकर देना, मुझे पूजा करनी है। उसके बाद मेरी मम्मी ने उन्हें ये सब लाकर दिया।
जो जो उन्होंने मंगाया था उन्होंने उसके बाद पूजा की। उस दिन से मुझे उन्होंने किसी आत्मा को चेतावनी देने के लिए या फिर ऐसी हरकत दोबारा करने के लिए सख्त मना किया और फिर वो मुझे अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि जब इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तब से मैंने आज तक किसी भी समय ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही मैं ये सारी बातें सोचना भी चाहता हूँ। मैं यहीं अब नागपुर में जॉब करता हूँ, लेकिन सूरत की वो बातें जब भी याद करता हूँ तो आज भी दिल डर से दहल जाता है। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी चैतन्य पवार ने भेजी है, जो कि शिरूर के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मेरी बुआ जी यानी कि मेरी पापा की बहन हमारे घर आई हुई थी। बुआ जी 4-5 दिन रुकने के लिए आई हुई थी। जिस दिन उन्हें अपने घर जाना था तो मेरे पापा और मेरे चाचा जी उन्हें घर पर छोड़ने के लिए निकल गए। मुझे ठीक से याद नहीं, लगभग 1:02 बजे गए होंगे। मेरी बुआ जी को छोड़ने के लिए, जो कि मुंबई के पास रहते थे, उस जगह का नाम मैं आपको तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कहानी आगे बढ़ाते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि वो रात आज तक मेरे पापा और मेरे चाचा नहीं भूल पाए। तो मेरे पापा और चाचा बुआ जी को जब घर छोड़े उस समय कुछ शाम के 7 बज चुके थे और जब वो लोग वहां से निकलने लगे तो मेरी बुआ जी ने कहा, अब इतनी रात हो गई है, आप लोग रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन मेरे पापा ने कहा, नहीं, हम अभी ही चले जाते हैं तो रात में 11:12 बजे तक के पहुंच ही जाएंगे। कल सुबह में हमारा जॉब भी है तो हमें जॉब पर भी जाना होगा। अगर आज यहाँ रुक गए तो जॉब की भी छुट्टी हो जाएगी। वो दोनों ही वहां से निकल गए और एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। पापा बताते हैं कि उस समय उनके अलावा सिर्फ एक मोटरसाइकिल वाला था जो उस हाईवे पे चल रहा था और वो मोटरसाइकिल वाला भी उनकी कार के आगे ही चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पापा और चाचा ने देखा कि हाईवे के किनारे एक औरत लाल साड़ी पहने लिफ्ट मांग रही थी। मेरे पापा की गाड़ी तो पीछे चल रही थी और वो मोटरसाइकिल वाला आदमी आगे चल रहा था। वो आगे चल ही रहा था कि उसने अपनी बाइक को उसी औरत के पास जाकर रोक दिया। हो सकता है वो उससे पूछ रहा होगा कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, या पता नहीं क्या बात थी। पापा बताते हैं कि उस औरत का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ के रखा हुआ था। उतने में मेरे पापा की जो गाड़ी थी ठीक उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे जब पापा की गाड़ी उनके नजदीक पहुंची तो पापा ने देखा कि वह मोटरसाइकिल वाला अजीब सा डरा हुआ था और तेज स्पीड में वहां से वह बाइक भगाने लगा। बस यह देखना था कि पापा ने मेरे चाचा को जोर से चिल्लाता, गाड़ी को जल्दी भगा, यहाँ से निकाल तुरंत। चाचा समझ तो नहीं पाए, लेकिन पापा की बात मानकर उन्होंने गाड़ी को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया और चाचा पूरे रास्ते पापा से यह पूछते रहे कि भाई क्या बात थी, क्यों तुमने मुझसे गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाने को कहा। पापा कोई जवाब नहीं दिए, बस उससे यही कह रहे थे कि गाड़ी को तेज भगाते रहे। फिर जब वो हाईवे खत्म हुआ तो उन लोगों को एक चाय की दुकान दिखी जो कि छोटी सी थी और वो बाइक वाला भी उन्हें वहीं पर दिखा, जिसकी शक्ल पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा था और बुरी तरह हाँफ रहा था। जब पापा और चाचा वहां पर पहुंचे तो उसके बाद उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ। उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर तो पापा और चाचा दंग रह गए। उस आदमी ने बताया कि जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो पहले मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी, लेकिन आप लोगों की जो हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो देखकर तो मानो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी।
फिर उसने बताया कि उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक था और बालों की जगह सिर में कील ठुकी हुई थी, और जब मैंने उसे गौर से देखा आपकी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी पड़ने की वजह से, तो पाया कि जब वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तब उसके नोकीले दांत उसके होठों के ऊपर चढ़े हुए थे। बस इतना देखना था कि मैं वहां से डर के मारे भागा। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब आज मैंने ये देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। तभी मेरे पापा ने कहा, जब मेरे चाचा ने गाड़ी भगाई तो पापा ने देखा कि वो औरत गाड़ी के पीछे हमारे भाग रही थी। इसीलिए चाचा को वो लगातार बोलते रहे कि गाड़ी को तेज गति से भगा। उस समय रात के कुछ 12:30 बज रहे थे। सभी लोगों ने वहां पर चाय वगैरह पिया और उसके बाद पापा और चाचा अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी चैतन्य पवार जी की एक सच्ची घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी श्रेयस की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयस है। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी मेरी मामी जी के साथ घटी थी। यह बात खुद मेरी मामी जी ने मुझे बताई थी। तब यहाँ से कहानी में आप लोगों को मेरी मामी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। यह कहानी मेरी शादी से पहले मेरे साथ घटी थी। मैं और मेरी दोस्त एक हॉस्पिटल के करीब से गुजर रहे थे। वह हॉस्पिटल तब तक खंडहर बन चुका था। वह बहुत पुराना हॉस्पिटल था। गांव के लोग कहते थे कि वहां से 7 बजे के बाद कोई नहीं गुजरना चाहिए। मेरी कंपनी उससे कुछ ही दूरी पर थी और जब मैं वहां से छुट्टी थी तो हमें घर आते आते शाम के 7:30 बज चुके होते थे। जब हम उस हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। फिर मेरी दोस्त बोली के पीछे मत देख, सीधे सीधे चलती रहे। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस बात को टालते हुए बार बार पीछे देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद वो आत्मा या फिर वो शक्ति मेरे शरीर में घुस गई। मेरी दोस्त बताती है कि तू एकदम से चलते चलते रुक गई थी और नीचे देखकर घुर्राने लगी। मेरी दोस्त को तभी पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत बार हिलाया, लेकिन मैं उसे धक्का दे रही थी, मानो जैसा कि मैं वहां से हिलना ही नहीं चाहती थी। बाद में उसने मेरे कान के नीचे बहुत जोर से मारा। मैं हड़बड़ाते हुए उसे देखकर बोली कि मुझे इतनी जोर से क्यों मारा। ये सुनते ही मानो उसे समझ में आ गया कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो मेरी दोस्त मुझे लेकर वहां से जल्दी जल्दी भागी। फिर हम सीधा घर पर ही आकर रुके। कहा जाता है कि उन बुरी शक्तियां का एक एरिया होता है, वो उसी एरिया में होती है। अगर उस एरिया के अंदर कोई चला जाता है तो वो उस व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है, और अगर उस एरिया से बाहर निकल जाए तो कई बार वो बुरी शक्तियां अपने आप उसका शरीर छोड़ देती है, और अगर वहां से बच निकले तो वो उतनी ही एरिया तक पीछा करती है जहां तक उनकी हद होती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अगर बुरी शक्ति किसी के शरीर में प्रवेश कर ले तो उसे जोर से चांटा मारना चाहिए। वैसे मुझे तो नहीं पता कि सच में ऐसा होता भी है या नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने और मेरी दोस्त ने वो नौकरी ही छोड़ दी और मैंने मेरे दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि अगर आज वो नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी श्रेयस के मामी जी के साथ घटी एक आप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रवि जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं रवि मकवाना सूरत गुजरात से हूँ और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह मेरी सिस्टर के साथ घटी थी। बात है 13 जुलाई की। उस समय मेरी जो सिस्टर है जिसका नाम है सीमा मकवाना, वो डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल में गई हुई थी।
मेरी सिस्टर बरायपुर कोलकाता में रहती है, तो आगे की घटना मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं सीमा मकवाना हूँ। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए मेरे पति ने मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया था। डिलीवरी हुई, मुझे एक बहुत प्यारी सी बेबी हुई। ये मेरी दूसरी डिलीवरी थी। इससे पहले मेरा एक बेटा भी था। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, उस हॉस्पिटल में जहां पर मेरा बेड रखा हुआ था, उसी के बाजू में मेरी बेबी का झूला भी था और मेरी बेबी झूले में सोया करती थी। उस झूले के पीछे से मैंने देखा कि कोई लड़का रात में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हॉस्पिटल्स के ये रूल्स थे कि जहां पर मुझे रखा गया था, वहां रात में किसी और को रुकना अलाउ नहीं था। हालांकि मेरी मम्मी भी उसी हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में थी। दूसरी रात भी वैसे ही हुआ कि मैंने उस बच्चे का सर देखा जो कि मेरी बेबी के झूले के पीछे था और उसके बाल खड़े थे। मैं काफी ज्यादा डर गई थी। यह बात मैंने हॉस्पिटल में एक और कंपाउंडर को भी बताई, लेकिन मानो जैसा उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। मैं 5 दिन तक वहीं रही। वह बच्चे का दिखना, कभी काले साए का दिखना, अजीब सी चीजें मेरे साथ होने लगे और वैसे ही 5 दिनों तक चलता रहा। जब तक मैं उस हॉस्पिटल में थी, फिर मैं घर आ गई और मैंने मम्मी को सारी बात बताई। हमें तो समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी सीमा मकवाना जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पिंटू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। मेरा नाम पिंटू है और आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह हमारे गांव की बिल्कुल एक सच्ची घटना है और यह घटना इसी साल मई के महीने में घटी थी। साथ में आप लोगों को बता दूं कि हरिशंकर एक मंदिर है जहां पर भगवान हरि और शंकर की पूजा साथ में की जाती है, और उसके बारे में आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लो या फिर यूट्यूब पर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब कहानी पे आता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि हरि वहाँ साल में एक बार मई के 4 दिन एक मेला लगता है। बहुत दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए लोग आते हैं। और एक बात और बता दूं कि हरिशंकर से नरसिंहा नाथ करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और जब ये मेला लगता है तो हमारे यहाँ पहाड़ों पर भी लोग अपनी अपनी दुकान लगा लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 दिनों के लिए होती हैं। और उसके पीछे सबसे अजीब बात ये होती है कि ऊपर सामान बहुत महंगा मिलता है। जैसा कि 10 रुपए की बिस्कुट का पैसा वो लोग 25 रुपए लेते हैं और एक गिलास शरबत पानी वाला 20 रुपए। और इसीलिए जब ये मेला लगा तब हमारे ही गांव के 2 लड़के ऊपर अपना सामान बेचने के लिए चले गए। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब रात हुई और वो लोग वहीं अपना बिस्तर लगाकर सो रहे थे, तब रात के कुछ 2 बजे पेड़ पर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। दोनों लड़कों में से जिसका नाम मुकेश था, उसने कहा कि भाई रवि, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? जिस पर रवि ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। दोबारा मुकेश को फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार उसने रवि से कहा कि भाई जरा ध्यान से सुन, आवाज आ रही है। और वैसे ही हुआ। जब रवि ने ध्यान से सुना तो उसे भी एक भयानक डरावनी आवाज सुनाई दी। दोनों में से जो मुकेश था उसने कहा कि तू दुकान के पास रह, मैं देख कर आता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो रवि ने कहा कि भाई थोड़ा संभाल के जाना। मुकेश ने जो देखा वो देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक औरत, जिसका मुंह पूरी तरह से सफेद था और दोनों आंखें लाल चमक रही थी। बस इतना ही देखना था कि मुकेश वहां से भागते हुए आया। रवि से कहने लगा कि भाई जान बचाना है तो अभी के अभी यहाँ से भाग। इतना ही हुआ तो रवि भी उसके साथ भागने लगा। उस औरत ने
उनका पीछा हवा में उड़ते हुए किया। दोनों की मानो जैसी जान ही निकल गई थी। ये दोनों जैसे तैसे पहाड़ में से अपने घर तक नीचे उतर कर आ गए और दोनों ने अपनी जान बचा ली। लेकिन उन दोनों में से जो मुकेश था उसकी हालत तो काफी दिनों तक खराब रही। लगभग 1 महीने तक उसे बुखार रहा। फिर धीरे धीरे वह अच्छा हुआ। बाद में लोगों को पूछा तो ये पता चला कि एक औरत इसी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गई थी और इसी वजह से आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसकी आत्मा अक्सर दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी पिंटू जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जो हमारी अगली कहानी है वो हमें अरबाज ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अरबाज है और मैं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात है 2011 की। उस समय हमारे गांव के बाजू वाले गांव में एक प्रोग्राम था। हम 4 दोस्त वहां पर गए हुए थे और हम चारों ही साइकिल से गए हुए थे। जब वहां से लौटने लगे तब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। लगभग 12 बज चुका था। 2 साइकिल थी। एक साइकिल पर मैं और मेरा दोस्त था। दूसरी साइकिल पर मेरा एक भाई है, वो और उसका दोस्त बैठा हुआ था। जब हम वापस आने लगे तो बीच रास्ते में एक श्मशान घाट पड़ता था। मेरे भाई ने कहा कि जब श्मशान घाट के पास से गुजरेंगे तो साइकिल को थोड़ा तेज भगाना और वहां पर कोई भी आवाज नहीं करना। हम उसकी बात मान लिए और हाके कर वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही श्मशान घाट नजदीक आया तब हम दोनों ने ही अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा ली। मेरा जो भाई था वह अपने दोस्त के साथ आगे तेज गति से बढ़ता जा रहा था और ठीक उसी के पीछे मैं था। तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरी साइकिल स्लो होने लगी और एकदम से मानो रुक गई। ऐसा लगने लगा कि कोई पीछे से पकड़कर उसे खींच रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार ये साइकिल अचानक से इतनी धीमी क्यों हो गई है। हम दोनों उतरे और साइकिल को चेक करने लगे। मुझे लगा कि शायद हो सकता है टायर पंक्चर हो गया होगा, लेकिन साइकिल बिल्कुल बराबर थी। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि यार मुझे टॉयलेट आई है, मैं वहां जाकर टॉयलेट कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है। वो वहां उतरा और कुछ आगे चला गया। उसके बाद मैं उसे पीछे से आवाज लगाए धीमे से, लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुना। मैंने दोबारा आवाज लगाया तब उसने मुझे इशारा करते हुए कहा कि श्मशान घाट की ओर देख। जब मैंने श्मशान घाट की ओर देखा तो पाया कि वहां 3 काली परछाइयां मंडरा रही थी और फिर अचानक से वो हमारे सामने आ गई। मेरा दोस्त अब भी मुझसे कुछ दूरी पर था। ये देखने के बाद तो मैं डर से वहां से भागने लगा। मेरे दोस्त को भी आवाज लगाता रहा, लेकिन वो मेरी आवाज पता नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। हो सकता है कि डर की वजह से वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं भागते हुए वहां से अपने भाई की ओर आगे बढ़ने लगा। मेरे भाई लोग भी जो कि आगे निकल चुके थे। जब उन लोगों ने देखा कि हम उनके पीछे नहीं हैं, तो वो लोग अपनी साइकिल घुमाकर हमें ढूंढने आ रहे थे। रास्ते में मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और हम सभी लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उसी जगह पर है जहां पर वो टॉयलेट कर रहा था, लेकिन वहां पर मेरा दोस्त था ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो दिन है और आज का दिन वो कहाँ गायब हो गया हमें कुछ नहीं पता चला। और उस दिन के बाद से मुझे हर समय यही अफसोस रहता है कि अगर मैं उसे छोड़कर नहीं भागता तो आज हम सभी लोग साथ होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।
चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।